चलिए आज हम लोग अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट करते हैं। देखिए इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 है और आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज रहेगी। थ्योरी पार्ट यही है, लास्ट खत्म हो जाता है। इसके पहले हमने क्या किया, देखिए पूरे चैप्टर में 3 पार्ट थे। मैंने स्टार्टिंग में बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और फंक्शन। फंक्शन थोड़ा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको 12th में भी मिलेगा और हर जगह फंक्शन यूज होता रहता है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कर लिया है, थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन होता क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, यानी हमने फंक्शन को एज अ रिलेशन पढ़ा। ठीक है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने देखी। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन देखा, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अब हम ये सारी चीजें बार बार नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसका विजुअलाइजेशन या रिप्रेजेंटेशन कहें वो भी हमने करके दिखाया है। तो आप वो लेक्चर पहले देख लीजिए, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए प्रीवियस लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया था। ठीक है, इसको या तो आप कह सकते हैं कि ये सारे सेट ऑफ रूल्स को ये फॉलो करता है, अपने आप अंडरस्टूड होता है। कुछ फंक्शंस नहीं होते हैं, उनकी कंडीशन में मैंने बता दी थी कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर जो अपॉन में 0 कर रहे हैं वो हम हटा देते हैं, डोमेन से वो चीज हटा देंगे तो फंक्शन की कंडीशन, ये जो रूल होते हैं दोनों, ये सेटिस्फाई हो जाते हैं। दूसरी चीज है कि रूट में निगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट में जो क्वांटिटी वो हमेशा पॉजिटिव। आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। नहीं है तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपके चैप्टर में है आगे, बस इतना ध्यान रखिए रूट में माइनस की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी थी। अब बचा क्या है थ्योरी में, फंक्शन में सम ग्राफ डोमेन एंड रेंज ऑफ सम रियल फंक्शन। देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया रियल, इससे रिलेटेड एक चीज देख लीजिए जरा। एक होता है रियल फंक्शन, ठीक है, और एक टर्म यूज होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस समझ लीजिए। वरना आप जनरली अभी तक जितने भी 90% केसेस में आपको सिर्फ रियल फंक्शन पढ़ना है। इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कहीं पे टर्म यूज हो जाते हैं तो आप वहां पे एक्चुअली होता है कि ये सब छोटी छोटी बातें जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। यहाँ पे क्या है कि रियल फंक्शन क्या होता है, अभी तक हम क्या लिखते थे, फंक्शन जो हम लिखते हैं कि ये कहां से इनपुट ले रहा है और कहां से आउटपुट दे रहा है, यानी ऐसे लिखते हैं ना। फंक्शन हमारा रियल टू रियल डिफाइंड है फंक्शन, या नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है, या रियल टू नेचुरल डिफाइंड, ऐसे मेंशन करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनपुट भी हमारा रियल है, आउटपुट भी हमारा रियल है। इनपुट हमारा नेचुरल नंबर है, आउटपुट हमारा नेचुरल नंबर है, ये भी रियल नंबर ही होते हैं। तो यानी यहाँ रियल फंक्शन में क्या होता है कि हम इनपुट भी रियल देते हैं और आउटपुट भी हमको रियल मिलता है। ठीक है, रियल वैल्यूड, देखिए नाम से पता, अभी तक हम जो भी पढ़े हैं या जो आगे पढ़ेंगे उनमें मैक्सिमम चीजें नाम से कनेक्टेड होती है। ठीक है, आप अपने नाम से मत देखिए, कभी कभी नाम और कैरेक्टर दोनों डिफरेंट होते हैं रियल लाइफ में, बट मैथमेटिक्स में और साइंस में जनरली नाम इस तरीके से रखे जाते हैं कि नाम ही काफी डेफिनेशन उसकी बता देते हैं। तो वैल्यूड मतलब आप ऐसा फंक्शन जिसकी जो वैल्यू आएगी, जिसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा, रियल, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनपुट। इनपुट क्या होता है, डोमेन। यहाँ पे जो हम ये दे रहे थे ये रियल है, तो आउटपुट भी आपका रियल आ रहा था, नेचुरल नंबर आ रहा था, इंटीजर्स आ रहा था, वो सारे रियल नंबर के पार्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन है जिसकी आउटपुट हमेशा रियल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट। इनपुट आप रियल डालो या इमेजिनरी डालो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा आउटपुट क्या देगा, रियल नंबर देगा। आप इनपुट में आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये वैल्यूड मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, रियल, उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। बस डेफिनेशन याद रखना है और ज्यादा कुछ इस पे मत प्रेशर करिए। 12th में आपको रिलेशन और फंक्शन अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, उसके टाइप मिलेंगे। यहाँ पे अभी हम जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको देखते हैं, उनका ग्राफ देखेंगे, उनके डोमेन और रेंज देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला फंक्शन है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए ये 2 फंक्शन ऐसे हैं, दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आइडेंटिटी देखिए नाम से मैंने बताया था, अभी मैक्सिमम फंक्शंस आपको नाम से ही पता चल जाएंगे, एक आध जो है नहीं पता चलेंगे, वरना मैक्सिमम फंक्शन की जो डेफिनेशन है एक्चुअल में ये सब क्या है। ये एक्चुअल में हुआ क्या है कि अभी हमने कहा था कि एक फंक्शन को
इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको सारे प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं। कोई फंक्शन मान लिया ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, ऐसे कर दिया जाए, या 2x² + 1/x ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो ऐसे कितने फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन बन सकते हैं, इनफाइनाइट फंक्शन बन सकते हैं। तो उनमें से कुछ जो सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको कुछ नाम दे दिए गए कि हाँ इस टाइप के फंक्शंस को हम ये नाम देंगे, इस टाइप के फंक्शंस को हम ये नाम देंगे। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, जिनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, जो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन है उनमें से आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए नाम से ही पता चलता है आइडेंटिटी, यानी कि जो आप रखोगे वही मिलेगा। यानी y = fx होता है ना, तो x या आप y लिखो या सिंपल x रख दो, यानी x रखोगे तो आपको x ही मिल जाएगा आउटपुट में। यानी इसको हम y भी तो लिखते थे, तो यानी y और x एक्चुअल में बराबर आएंगे। ऐसे फंक्शन, ऐसे सिचुएशन में उन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें इनपुट और आउटपुट बराबर होता है। कौन सा इनपुट, हमने कहा था मैक्सिमम केसेस में रियल टू रियल, तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे थे, हम जितने भी फंक्शन की बात करेंगे मैक्सिमम फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड होंगे, यानी इनपुट रियल है, आउटपुट भी रियल में से होगा। और फंक्शन की कंडीशन होती है कि सारे ये चीज जो है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, सारे पर्सन्स हमें यूज करने होते हैं। तो फंक्शन हमारा, ये नाम से पता चल गया आइडेंटिटी फंक्शन की खासियत क्या होती है, जो इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट बदले में मिलता रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे भैया, ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये निगेटिव डायरेक्शन होती है एक्स डैश, ये वाई है पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई है निगेटिव डायरेक्शन, यानी वाई डैश बोल दो आप इसको। ये आपका ओरिजिन है, ये सारी चीजें पता है, 1 2 3 4, इधर होगा -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। आई होप इतना क्लियर है। ये तो इजी है, सारा पूरा ज्योमेट्री पार्ट है। अब आप 1 पहले 0 रखोगे तो आउटपुट भी क्या आएगा, 0। 1 रखोगे तो आउटपुट कितना आएगा, 1। कहने का मतलब ये है कि हम इतना दूर दूर क्यों बना रहे हैं। आप जो वैल्यू रखोगे 1 के बाद में रखोगे 1.1, तो यहीं पे आउटपुट आएगा। तो हम थोड़ा एक्चुअली ग्राफ बनाने के लिए एक एक पॉइंट, अब सोचिए ना 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो क्या हर एक पॉइंट पे थोड़ी नहीं दिखाओगे। एक ग्राफ बनाने के लिए हम करते क्या है, एक आइडिया ले लेते हैं कि हाँ 4-5 नंबर प्लस साइड और 4-5 नंबर, 2-3 नंबर भी ले लोगे तब भी एक आइडिया मिल जाएगा कि ये ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो हम करते क्या है, हर एक पॉइंट नहीं कि 1 पे निकाला, फिर 1.1 पे निकालेंगे, 1.2 पे निकालेंगे, 1.3 पे निकालेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर आप करना चाहोगे तब भी आपको 1 पे मिलेगा, 1.1 पे भी 1.1 ही मिलेगा, 1.2 पे 1.2 ही मिलेगा, 2 पे वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। देखिए ऐसे 2 वैल्यू मिल जाएगी। 3 पे आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। 3 पे आपको 3 वैल्यू मिल जाएगी। सेम -1 पे क्या मिल जाएगा आपको, -1 मिल जाएगा। -2 पे क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। और -3 पे आपको क्या मिल जाएगा, -3। अगर आप इन सब पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये एग्जैक्ट उन पॉइंट्स पे रहेगा, उनसे पास होगा। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। इस ग्राफ बनाने का बहुत इजी तरीका होता है, सिंपल। आप बस ऐसा करो, 2 पार्टीशन कर लो, एक x रखो, बदले में देखो आपको y क्या मिल रहा है, 0। कुछ पॉइंट्स प्लस के निकाल लो, कुछ पॉइंट्स माइनस के निकाल लो, तो यहां पे पता था एग्जैक्ट सेम आएगा और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ग्राफ बन जाता है हमारा। बहुत इजी तरीका होता है, जिस टाइप के भी ग्राफ बनाने होते हैं एक आइडिया ले लेते हैं। तो अभी तक हम जितने भी ग्राफ बनाएंगे सब में यही काम करते हैं। अब बात आती है कि इस फंक्शन, ग्राफ समझ में आ गया क्या है। देखिए अब जो इनपुट दे रहे थे वही आउटपुट मिल रहा था, बस हमने उन पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया तो हमें ग्राफ पता चल गया। अब हर फंक्शन की हमको डोमेन और रेंज देखनी है, डोमेन और रेंज। मैंने बता रखा है डोमेन होती क्या है भैया, डोमेन होती है फंक्शन का क्या इनपुट है, फंक्शन को आप क्या इनपुट दे रहे हैं। आप देखिए इस एक्सिस, इस रियल ये इनपुट है। अभी जनरली हम y = fx की बात करते हैं फंक्शन की, तो ये हमारा इनपुट होता है और ये उसके बदले में हमको आउटपुट मिलता है, यही तो हम पढ़ते हुए आए। तो यहाँ पे हम देखिए x एक्सिस हमारी इनपुट है,
इस फंक्शन की बात करें, अगर आप ऐसे लिख दोगे x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो अभी y इनपुट हो गया, x आउटपुट हो गया। लेकिन मैक्सिमम केस में आपको ऐसा ही लिखना है, तो x एक्सिस हमारा इनपुट का काम करेगी और y एक्सिस हमारा आउटपुट देगी। ठीक है, तो x एक्सिस हमारे डोमेन देगी और y एक्सिस हमारी रेंज देगी। तो x एक्सिस पे आप बताइए कौन सा नंबर रख सकते हैं? हम सारे नंबर रख सकते हैं। ऐसी कहीं सिचुएशन नहीं है जहां पे फंक्शन क्या हो जाए 1/0 हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि सिंपल वैल्यूज रखते जाओगे, जितने बड़े नंबर रखते जाओगे उतनी बड़ी y वैल्यू मिलती जाएगी। तो हमें पता चल गया कि डोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल। ये सिंबल्स हम सारे बता चुके हैं सेट थ्योरी में। रेंज क्या है, y कहां से कहां तक मिलेगा, y भी देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक मिलता चला जाएगा। तो रेंज भी कितनी है इसकी, ऑल रियल। आई होप कितना क्लियर है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन ऐसा होता है कि वो कांस्टेंट रहता है, आप कुछ भी इनपुट देते चले जाओ लेकिन फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। तो इस फंक्शन को आप रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोल सकते हैं। यानी कि मान लिया हमने एक फंक्शन है fx की वैल्यू कितनी है, मान लिया हमने कह दिया कि 3 है, यानी हमेशा वो 3 रहेगा। x आप कुछ भी चेंज करते रहो, y हमेशा फिक्स रहेगा। y यही y होता है, बताते हैं। यानी अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो y की वैल्यू +3 फिक्स है, तो यहाँ 1 होती है, यहाँ 2 होती है, यहाँ 3 होती है। तो y की वैल्यू फिक्स कर दी हमने, ये y हमेशा इतना रहेगा 3। ये y की वैल्यू क्या है, 3। आप x कुछ भी रख दो भाई, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, या -1, -2, -3, -4, कुछ भी रखोगे, लेकिन ये जो हाइट है, ये जो y है, ये हमेशा कितना है भैया, 3। तो ऐसे फंक्शंस जिसमें आउटपुट फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है, ऐसे फंक्शंस को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं। y एक्सिस के पैरेलल देखो, ये x एक्सिस भी, x एक्सिस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, y = 0। y एक्सिस के पैरेलल भी बन सकता था कोई फंक्शन, ठीक है, जिसमें हम ये x फिक्स कर देते, यानी हम ऐसे लिख देते x की वैल्यू कितनी है, मान लिया 5, या x की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 पे x की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। ये हमेशा x की वैल्यू, इस लाइन पे आप कहीं पे भी मूव करोगे, यानी y कुछ भी रखोगे, x की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, -2। इसमें क्या है, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो y हमेशा कितना रहेगा, 3। तो ऐसे फंक्शन सिंपल फंक्शन है, बहुत इजी फंक्शन है। ऐसे फंक्शन भैया कि जिसमें आप आउटपुट फिक्स कर देते हो, ऐसे फंक्शन जिनका आउटपुट फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट। इनपुट चेंज करते रहोगे लेकिन आउटपुट चेंज नहीं होगा। तो इन जनरल अगर हम कैसे लिख दें कि कोई फंक्शन आपका अगर रियल टू रियल डिफाइंड है, तो उसका कोई फंक्शन है x हमेशा क्या दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है, वेयर c बिलोंग करता है रियल नंबर को। यानी c भी हमारा इसी रियल एक्सिस का कोई एक नंबर होगा, रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर नहीं बात कर रहे हैं। तो जो आउटपुट है वो एक फिक्स नंबर है, ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो इसकी डोमेन क्या आएगी भैया, इसकी डोमेन क्या आएगी, हमने देखा है कि डोमेन तो हम कुछ भी, मतलब इनपुट तो हम कुछ भी देंगे, तो डोमेन तो हो गई ऑल रियल, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आउटपुट जो है, रेंज जो है वो कितनी है, वो फिक्स है। इस फंक्शन की बात करें तो वो एक नंबर है, फिक्स है। जैसे अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो आप इनपुट कुछ भी रखोगे, लेकिन आउटपुट हमेशा, इस लाइन पे देखिए आउटपुट y हमेशा फिक्स है, वो कितना है, 3 है। y और कहीं मिल रहा है, इस लाइन पे कहीं नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसी लाइन पे मिलेगा, वो कितना है, 3 है। तो अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो डोमेन भैया ऑल रियल है, और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज सिर्फ कितना है, वो है 3, एक ही नंबर दे रहा है। आई होप क्लियर है। तो बहुत इजी है, इस पे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बस इनको ध्यान रखिए। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है, जो इनपुट दोगे वही मिलेगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट के। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड फंक्शन है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा फंक्शन है, आगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मिलेगा देखने को। देखिए फंक्शन की खासियत क्या होती है कि फंक्शन में कई सारी पावर्स हो सकती है। कई सारी पावर्स का मतलब, पॉली मतलब नाम ही पता चल रहा है, पॉली यानी मोर देन 1 पावर होगी वेरिएबल की, जो इनपुट देते हैं जिसको वेरिएबल बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, वेरिएबल बोल रहे हैं तो 2 तरह के वेरिएबल आप सुनोगे। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आप पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो, पेरेंट्स इंडिपेंडेंट होता है, इस तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो इनपुट दे रहे हैं। इनपुट तो हम कुछ भी रख सकते हैं, आप जैसे इनपुट चेंज करोगे उस हिसाब से आउटपुट चेंज हो जाता है। तो ये हमारा डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। और ये जो x है आपका वो इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये आप कुछ भी रख सकते हो विद इन द डोमेन। डोमेन में कुछ भी रखोगे तो आउटपुट इसमें से मिलेगा, लेकिन उसी हिसाब से मिलेगा जो आप रखोगे। ऐसे समझ लीजिए। तो दो टाइप के वेरिएबल होते हैं जनरली, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। नाम से पता चल रहा है। अब पॉलिनोमियल की खासियत क्या होती है? ऐसे फंक्शंस जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर मोर देन 1 हो और वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये चीज बहुत अच्छे समझ लीजिए। यानी इसमें जो भी x की जो पावर्स है वो मोर देन 3, मोर देन 5, मोर देन 6 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो निगेटिव नहीं होगी, 0 हो सकती है। देखिए यहाँ पे x की पावर 0 और इंटीजर रहेगी, यानी पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। आप चाहे तो लिख सकते हो n बिलोंग टू z प्लस, ऐसे सिंपल। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो। और ये जो नंबर है ये रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकते हैं। रियल नंबर तो पूरी होती ना, उसमें √2 भी आता है, √3 भी आता है, और 2 की पावर 1/5 कर लो, इस टाइप के सारे नंबर्स आते हैं। तो ये नंबर जो फैक्टर में दे रखी है ये कुछ भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो हम चेक करेंगे। कोफिशिएंट से मतलब नहीं, x की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए, ना ही निगेटिव नंबर होना है। नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं है, नॉन निगेटिव। उस सिचुएशन में हमने देखा ये x³ x², यहाँ पे 2 दे रखा है। देखिए जैसे ये 2 है, x³ x², कोई भी टर्म मिलेंगे इनमें से। ये तो हमने एक जनरल लिख दी है, कुछ भी हो सकती है। तो उसमें 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर कुछ भी हो सकता है। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे x² प्लस bx प्लस c, ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, सारी पावर्स परफेक्ट इंटीजर्स है और पॉजिटिव है। ये भी पॉलिनोमियल है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? मैंने बताया कि जो ABC जो एक कांस्टेंट दे रखे ये रियल है। ये √3 भी हो सकते हैं, 3 की पावर 1/3 भी हो सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता। जो वेरिएबल है वो हमेशा उसकी जो पावर है पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पे देखिए x की जो पावर है वो 2/3 है, लेकिन इसके हिसाब से वो इंटीजर होना चाहिए प्लस था। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है भैया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x² और यहाँ पे √x है। रूट इसके ऊपर होता चल जाएगा, कॉन्स्टेंट पे चल जाएगा। ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनसे मैटर नहीं करता। हाँ पॉलिनोमियल ये है, ये 3 पॉलिनोमियल है, ये नहीं है। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म भी ले सकते थे, वो भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगी। तो x² भी एक पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट कुछ भी हो, रियल नंबर ही होना चाहिए। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप इमेजिनरी लाके पटक दो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन x की पावर हमारी परफेक्ट इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं जो ग्राफ बना रहे हैं। आगे आप पैराबोला पढ़ोगे तो एक्चुअल में ये पैराबोला है, y = fx क्या होता है, y(x²), ठीक है। तो पैराबोला आप पढ़ोगे, कोनिक सेक्शन अभी आगे मिलेगा। बहुत अच्छा पार्ट है, ज्योमेट्री बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि वो ज्योमेट्री इज अ पार्ट ऑफ इमेजिनेशन। यार आप जितना अच्छा इमेजिन कर लेते हो उतना अच्छा होगा, वो हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल ग्राफ बनाने के लिए हम करते क्या है, सिंपल है यार। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 मिलेगा। मैंने कहा 2-3 पॉइंट प्लस में, 2-3 पॉइंट माइनस में निकालोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा। -1 का स्क्वायर भी भैया 1 ही होता है, तो ये भी यहीं पे रहेगा। और 0 पे तो 0 दिया था। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 पे सीधा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4। अब मुझे पता चल गया मेरा ग्राफ जो अभी है वो ऐसे इन पॉइंट से होते हुए हर एक पॉइंट पे वैल्यू देगा। वो हम लिखते नहीं, जनरली इंटीजर्स पे वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आसान पड़ती है। वरना वैसे हर पॉइंट पे वैल्यू देता है, तभी तो ये फंक्शन लगातार होता है और ऐसे वैल्यू चली जाएगी। समझ में आ रहा है? ग्राफ बनाना समझ में आ गया। अब इसमें फंक्शन देखिए, इसकी डोमेन क्या आएगी, जो हम डोमेन देखते हैं और फिर क्या देखते हैं, रेंज देखते हैं। इसको वैसे नाम देते हैं, ये पैराबोला है
ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे और आगे चल के कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनना है वो इस तरीके से बनना है। ग्राफ बनाना बहुत इजी, बस पॉइंट रखते चले जाओ, 2-3 प्लस में रख लो, 3 माइनस में, और सारे पॉइंट्स को मिला दो। डोमेन क्या होती है? इनपुट। हमने देखा इनपुट एक्स पे आप कहां से कहां तक, ये एक्स प्लस का है, ये एक्स माइनस का है, ये वाई प्लस का है और ये वाई माइनस का है। तो हमने देखा एक्स में हम इस साइड भी कोई भी नंबर रख सकते हैं, 5, 10, 10,000, 1 लाख, कुछ भी नंबर रखेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ पे भी हम इधर माइनस में भी कुछ भी रखेंगे उसका भी स्क्वायर होकर प्लस ही नंबर देगा। तो डोमेन तो भैया ऑल रियल आ रही है, यानी आप कुछ भी रखो एक्सिस पे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। लेकिन वाई में देखो ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, क्या ग्राफ नीचे जा रहा नहीं जा रहा, वो भैया 0 से ऊपर ही दे रहा है, 0 से प्लस इनफाइनाइट तक है। इसकी रेंज कितनी है? 0 आपको मिल रही है, 0 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हमेशा एक्चुअल मिलता नहीं, बहुत बड़ा नंबर होता है, हम इमेजिन नहीं करते कितना होगा, वो डिफाइन नहीं होता। तो 0 टू इनफाइनाइट ये ओपन ब्रैकेट है, यानी इसकी जो रेंज है, आउटपुट है, वो 0 से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर हम एक्स क्यूब की बात करें तो ग्राफ बनाना अभी बता रखा है, सिंपल पॉइंट निकालिए भैया, ये 0 है, ये 1, 2, 3, 4। मुझे पता चल रहा है कि आप 0 रखोगे इसमें तो आउटपुट क्या आएगा भैया? 0। 1 रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 1। लेकिन -1 में, यहाँ देखिए -1 रखा था तब भी प्लस हो रहा था क्योंकि स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन -1 पे ये क्या देगा भैया? -1। -2 रखोगे तो -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, यानी -2 पे वैल्यू सीधा यहाँ कहीं मिलेगी, -2 पे वैल्यू सीधा यहाँ कहीं मिलेगी। सेम इसी तरीके से 2 पे वैल्यू सीधा ऊपर कहीं मिलेगी। तो आप जब इनका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो देखिए ग्राफ बनाना आप समझ में आ गया। ग्राफ बनाना इजी होता है, सिंपल करना क्या है, पॉइंट रखना है, पॉइंट्स को मिला देना है, तो ये बन गया। अब डोमेन में आपको देखना है एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक वैल्यू दे सकते थे और आउटपुट कहां से कहां तक आ रहा है, तो डोमेन कितनी है इसकी और रेंज कितनी है। डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑल रियल है, कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसी इनपुट नहीं जो इसको अनडिफाइंड कर दे। अनडिफाइंड का मतलब है अपॉन में 0 हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, और ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है कि रूट में माइनस आ जाए, ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है। तो ऑल रियल है। आउटपुट देखिए प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो आउटपुट भी कितना है? ऑल रियल है। समझ में आ रहा है? पावर अगर इवन है तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट चेंज होता है, वो प्लस ही मिलेगा। पावर अगर ऑड है तो आउटपुट पूरा मिलता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। पॉलिनोमियल की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं रैशनल फंक्शन क्या होता है। रैशनल नंबर हमने पढ़ा ना, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि ऐसा फंक्शन जो f(x/gx) के फॉर्म में लिखा हो उसको हम रैशनल फंक्शन बोलेंगे। लेकिन हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जब हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था वहां पे बताया था कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, तो यानी कि gx कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम कहें तो एग्जाम्पल में आपका 1 में x है, मतलब x कभी 0 नहीं होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये रैशनल फंक्शन है। एक एग्जाम्पल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया 2x + 1 में x - 1, बिल्कुल ये एक रैशनल फंक्शन है। यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 पे वो डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन से हम वो पार्ट हटा देंगे, ये ऑलरेडी हमने बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में। तो ये फंक्शन हमारे रैशनल फंक्शन होते हैं। जैसे आपने फ्रैक्शन में जो पढ़ा था, रैशनल नंबर में पढ़ा था कि अगर 3/4 लिख दिया हमने और 5/4 लिख दिया तो ये प्रॉपर रैशनल है और ये इम्प्रॉपर रैशनल है। खासियत क्या होती है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, मैं मान भी चल रहा हूं यार कि मैं तो पढ़ के आया हूं। आप सेम कंडीशन यहां पे लगती है यार कि अगर ऐसा फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की पावर, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था, तो ऐसा फंक्शन जिसमें नीचे की जो डिग्री जो पावर है वो उससे ज्यादा होनी चाहिए, उसको हम प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलेंगे।
जैसे हमने एक लिख दिया 2, ये प्रॉपर नहीं है। देखिए पावर इक्वल है, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। 4/4 ये प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे क्या 2x + 1 है, नीचे पावर यहाँ 1 पावर है तो नीचे 1 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी x - 1 x + 1, ये प्रॉपर है। एटलीस्ट 1 पावर तो ज्यादा होगी ही होगी। यहाँ पे देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1, ये प्रॉपर है। तो ये चीज एक बार ध्यान रखिएगा, अगर पावर इक्वल या न्यूमरेटर में पावर ज्यादा हो गई तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, ये आपको क्लास 12th में ये चीज मिलेगी, रैशनल, प्रॉपर रैशनल, इम्प्रॉपर रैशनल। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब ये बात याद आएगी मेरी। लेकिन फिलहाल अभी बस इतना ध्यान रखो, जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखे थे नंबर्स में, वही फंडा यहाँ पे लगता है। ठीक है, चलिए ये तो जनरल नॉलेज की बात होगी, अभी आपके यूज में नहीं आएगा, 12th में मिलेगा। लेकिन नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसको आप इंटीजर फॉर्म में नहीं लिख सकते सिंपल। जैसे 5/4 था, आप इसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म। ये हमने किया तब हमको प्रॉपर रैशनल मिला। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। अब इनका ग्राफ वगैरह देख लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये इजी है, इसका भी आप बनाओगे x की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं रखना है, बाकी सब पे डिफाइन होगा। जैसे ये x 0 पे डिफाइन हो गया, तो आपने पहले बता दिया अनडिफाइंड हो जाएगा। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे जिन फैक्टर पे वो 0 होना था उन फैक्टर्स को हम हटा देते हैं, बाकी x की वैल्यू रखते चले जाओगे और पॉइंट्स ज्वाइन करा देना है। इस फंक्शन की बात करें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सेम वही है, 1 2 3 4 5, ये आपका होता है 0, ये प्लस x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है, ये प्लस y एक्सिस है और ये माइनस y एक्सिस। आई होप इतना क्लियर है। अब आप देखिए 0 पे तो डिफाइन नहीं है, पहले ही बता दिया हमने, 0 पे चेक ही नहीं करना है, 0 पे वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि 0 पे वो अनडिफाइंड देगा, यानी इनफाइनाइट, बहुत बड़ा नंबर दे देगा। ये आपको पता होगा कि 1/0 डिफाइन नहीं होता है, लेकिन 1 रखोगे तो 1 पे 1/1 1 ही देगा आउटपुट। सेम -1 पे क्या देगा, ये -1 देगा। 2 पे कितना देगा, जब 2 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी इसका हाफ दे देगा। 2 पे ये वैल्यू हाफ है, इसका हाफ। ठीक है, ये देखिए पूरा 1, इसका हाफ देगा 1। सेम 3 पे और इससे कम दे देगा, 4 पे और इससे कम दे देगा, 5 पे 1/5 हो जाएगा, तो और कम वैल्यू हो जाएगी, यानी और कम, इससे छोटी होती चली जाएगी। अब 1 से छोटा नंबर अगर मान लिया 1/2 रखोगे, 1/2 रखोगे तो 1/1/2 एक्चुअल में क्या दे देगा, 2। लेकिन जब आप इससे पहले, इसके बाद की 0 से 1 के बीच में वैल्यू जैसे 1/2 रखोगे तो सीधा 2 देगा, फिर 3 देगा, इस तरीके से नंबर देगा। यानी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ऐसे आके ऐसे चला जाएगा। ठीक है, कर्व टाइप का, सेम माइनस में होगा, इसका कर्व ऐसे चला जाएगा। तो ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं बनाया हमने, ये नहीं है, लेकिन कर्व टाइप का है, ऐसे आके ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट, ये 5 4 इधर बना लेना, 5 4 3 2। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, कर्व टाइप, कर्व लेगा यहाँ पे, और ये ऐसे कर रहा है, सेम इस साइड है। तो अगर आप इसकी डोमेन की बात करें, रेंज की बात करें, वो क्या है, डोमेन एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक रख सकते हैं, हम सारे नंबर रख सकते थे, सिर्फ ये 0 नहीं रख सकते, यानी ऑल रियल एक्सेप्ट 0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या इसी चीज को लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते थे कि -इनफाइनाइट से 0 आना है, -इनफाइनाइट से 0 तक आना है, ये ले नहीं ले 0, यूनियन 0 से +इनफाइनाइट तक जाना है। या इस तरीके से लिख सकते थे, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट एक्सेप्ट 0, जैसे ये लिखा हुआ है। या रियल नंबर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों जितने भी रिप्रेजेंटेशन है सारे इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी फॉर्मेट में लिखो। ओपन क्लोज ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्या होते हैं, इनमें अगर हम 0 से 2 लिख दें या सिंपल 0 से 2 लिख दें, ये सारी चीजें मैंने सेट में बता रखी है, तो वो देख लीजिएगा जाके। रेंज देखिए, आउटपुट कहां से कहां तक आ रहा है, आउटपुट y का ग्राफ देखिए, y का ग्राफ 0 क्या मिलेगा, आप सोचिए ना, किस नंबर पे ये 0 दे देगा, क्या रखने पे ये 0 देगा, वो सबसे बड़ा नंबर इनफाइनाइट की ओर जाके। ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए जरा आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट वही सेम यही है, ऑल रियल एक्सेप्ट
0 0 नहीं आएगा। आगे देखते हैं, अगला फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन। देखिए इस फंक्शन की एक्चुअली एक खासियत होती है, मॉड, कभी जनरली इसको मॉड फंक्शन ही बोलेंगे या मॉडुलस बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिखेगा आगे 12th में काफी मिलेगा ये। इसके बाद हम एक फंक्शन पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो भी हम पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखिए, ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे समझ लीजिए। इसकी खासियत क्या होती है ये समझ लीजिए, एक तरीके से मैकेनिज्म है या एक सेट ऑफ रूल्स है। ये फंक्शन करता क्या है, आप जो भी इनपुट दोगे आपको आउटपुट हमेशा कैसा देगा, पॉजिटिव करके दे देता है। यानी कि अगर आप -2 रखोगे तो आपको +2 देगा, आप +2 रखोगे तब भी आपको क्या देगा भैया, +2 ही देगा। इस फंक्शन की खासियत है, -7 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, +7 ही मिल रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि अंदर एक ऐसा फंक्शन वर्क कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है अंदर कि प्लस वालों को तो सिर्फ ऐसे पास होने देता है, माइनस वालों के साथ एक माइनस और लगा देता है। भाई माइनस माइनस प्लस होता है ना, ऐसा समझ लीजिए। इन माइनस के साथ वो माइनस एक और चिपका देता है, तो ओवरऑल क्या मिल जाता है आपको, प्लस। बस यही मॉड का काम होता है। यानी प्लस वालों के लिए कुछ नहीं करता, प्लस वालों को एज इट इज पास होने देता है। फिल्टर टाइप का है ये, प्लस वालों को पास होने देता है, माइनस वालों को भी प्लस करके भेजता है, उनको चेंज कर देता है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो नंबर हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस साइड सारे प्लस होते हैं, 0 के बाद और 0 के पहले इस साइड सारे माइनस होते हैं। तो ये फंक्शन प्लस वालों को तो कुछ भी नहीं करता, वो एज इट इज पास कर देता है, लेकिन माइनस वालों में क्या लगा देता है, माइनस, ताकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाए, प्लस। यानी अगर हम x की बात करें, जब वो x ग्रेटर देन और 0, नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव यहां से काउंट होते हैं 0 से, ठीक है, पॉजिटिव सिर्फ इधर 0 के बाद से काउंट होते हैं। तो नॉन निगेटिव ऐसे नंबर जो निगेटिव नहीं है उनके लिए ये कुछ नहीं करता है, सिंपल एज इट इज रहता है, वो x रहेगा। समझ में आया? फंक्शन की खासियत क्या होती है कि पॉजिटिव के लिए कोई चेंजमेंट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही x लेस देन 0 हुआ, x जैसे ही निगेटिव हुआ, इसके पहले वो एक माइनस और लगा देता है, यानी ये -x के साथ ओपन होता है। तो मॉड फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है, भैया ये फंक्शन हमारा निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। अगर हम सिर्फ मॉड दे रखे थे यहाँ पे, अगर फंक्शन कुछ इस टाइप में दे दिया जाए, मॉड x -2 या हम कहते हैं मॉड x + 1, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये x -2 हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी x जब 2 से बड़ा है तो ये हमेशा पॉजिटिव है। इस टाइप का फंक्शन आ गया ना, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, x पॉजिटिव के लिए यानी x हमने ग्रेटर देन 0 रख के देखा तो हमेशा पॉजिटिव था, यानी उसके बाद वाली कंडीशन में निगेटिव होगा। तो हमने क्या किया, इस फैक्टर को 0 कर दिया, यानी पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन साइन यूज होता है, तो हमने क्या किया, इस फैक्टर को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रख दिया। तो उस सिचुएशन में हमको पता चला x ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी इसको जब आप ब्रेक करोगे तो x जब 2 या 2 से बड़ा है तो ये सिंपल प्लस का है, और ना मानो आप रख के देख लो, 2 से बड़ा कोई भी नंबर 2.2 ले लो या 3 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये प्लस ही रहेगा। लेकिन जब x की वैल्यू 2 से कम है तो ये वैल्यू कैसी है, माइनस के साथ ओपन होगी, क्योंकि 2 से कम आप कोई भी नंबर ले लो, 1 रखोगे तो ये -1 मिलेगा और माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो मॉड फंक्शन हो जाएगी। यानी कि हमें ये पता चला कि मॉड जहां पे 0 होता है, जहां पे 0 होता है उसके पहले और बाद की सिचुएशन हमको देखनी पड़ती है। उसके पहले अगर निगेटिव है तो माइनस लगा देना, उसके बाद अगर पॉजिटिव है तो सिंपल एज इट इज छोड़ देना। ये हम क्यों बोल रहे हैं, सिचुएशन देखनी पड़ेगी, ऐसा हम क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर मान लिया हमने भैया ये कलाकारी कर दी तब क्या होगा, भाई ये तो प्लस का कर दिया ना हमने हमेशा, लेकिन ये तो इसको माइनस कर देगा। तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। बस आप मॉड का ध्यान रखिए, बाहर कुछ और लिखा है उस हिसाब से सिचुएशन चेंज हो जाएगी। यानी कि जिस पॉइंट पे वैल्यू 0 हो रही थी उसके पहले और बाद ही कहानी चेंज होती है। तो हमें बस उसके पहले और बाद की वैल्यू चेक करनी पड़ती है, और चेक करने के लिए सिंपल तरीका है, कोई पॉइंट रख के देख लेना। अब जैसे इसकी बात कर ले भाई, x + 1 की, इसको अगर आपको ब्रेक करना है, ये कहां पे 0 हो रहा है,
+1 को आप 0 रखोगे तो यानी -1 पे 0 हो रहा है, यानी -1 से बड़े नंबर, -1 से इसको पॉजिटिव दिखाना है, तो पॉजिटिव दिखाने के लिए हम फैक्टर को 0 रख देते हैं सिंपली, ग्रेटर देन 0 के इक्वल। यहां से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू जब -1 या 1 से बड़ी होगी तो हमारा पॉजिटिव रहेगा। x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है तो सिंपल मॉड हट जाएगा, यानी x +1 रहेगा। आप चाहे तो वैल्यू रख के देख लो, ये 0, ये -1, ये 1, ये 2, इसके बाद की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, इसमें 0, 1, 2 कोई भी वैल्यू रखोगे ये प्लस ही रहेगा। लेकिन x जब -1 से छोटा, इसके बाद -2, -3, इस इधर का कोई नंबर रख के देख लो तो ये माइनस के साथ होगा, -2 रखोगे तो -2 +1 -1 आएगा। एक माइनस हम खुद लगा देंगे क्योंकि ये भी माइनस देगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो मॉड की खासियत पता चल गई। इस तरीके से मॉड ब्रेक करते हैं। सिंपल हमें पहले उसको 0 रख के देख लेना है, किधर पॉइंट पॉजिटिव आ रहा है किधर निगेटिव आ रहा है। इस फंक्शन के लिए ये इस तरीके से ओपन हो गया। अब अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये 0, 1, 2, 3, आप देखो 0 और 0 से बाद के लिए, 0 और 0 से बाद के लिए x 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो y भी 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो y भी 3 मिलेगा। यानी वो ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा था, इस तरीके से, ठीक है, एग्जैक्ट इन पॉइंट से होते हुए जाए। आई होप इतना क्लियर है, पॉइंट मिला लेना यार। अब हुआ क्या, -1 रखोगे, देखो ना, -1 रखोगे तो ये 2 दे देगा, सॉरी +1 दे देगा, यानी सिर्फ माइनस साइन हटा दे रहा है। तो -1 पे भी ये क्या दे रहा है, +1 दे रहा है, -2 पे भी क्या देगा ये, +2 देगा, -3 पे भी क्या देगा ये, +3 देगा। यानी ग्राफ ऐसे चला जाएगा। समझ में आ रहा है ग्राफ की खासियत क्या है? नहीं तो इसको होना क्या चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था भाई, लाइन है, लाइन तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये करता क्या है, निगेटिव वालों को भी पॉजिटिव कर देता है, यानी इधर जो नंबर मिलने थे y के वो भी ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है, जहां पे पॉइंट 0 हो रहा था, जहां पे टर्निंग पॉइंट होता है, वहां से सडन टर्न हो जाता है ग्राफ। जैसे इसकी बात करें तो ये कहां पे 0 हो रहा है, 2 पे, तो ये 0 है, 1 है, ये 2 पे ऐसे आके ऐसे मुड़ जाएगा ये ग्राफ। इसकी बात करें तो ये -1, ये 0, ये -1 है, ऐसे आके ऐसे मुड़ जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये इसकी खासियत होती है, बस ये याद रखिएगा, आगे जरूरत, इसलिए हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको। डोमेन और रेंज की बात करें तो आपको देख लो ग्राफ x कहां से कहां तक रख सकते हैं, पूरा x कुछ भी रख सकते हैं आप, तो ऑल रियल है। और y कहां से कहां तक मिल रहा है, निगेटिव तो मिल ही नहीं रहा ना, देखो ग्राफ नीचे कहीं है नहीं, सीधा ऊपर है, यानी क्या है, 0 से इनफाइनाइट तक है, 0 से इनफाइनाइट तक है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। या ऐसा कह सकते हो रियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है अपना सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होती है जिसकी फिक्स डेफिनेशन होती है। कहने का मतलब क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट SGN सिग्नम ऑफ x कैसे करते हैं, और इसको इसकी वैल्यू क्या आती है, मॉड x, अभी हम पढ़ चुके हैं, अपॉन में x, जब x की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, और x इक्वल टू 0 पे वो 0, ये डेफिनेशन। 0 के आगे पीछे वो ये है, और एग्जैक्ट 0 पे 0 है। मॉड हमने बता रखा है अभी, मॉड क्या होता है, अगर हम सिग्नम x की बात करें तो मॉड हमें पता है जहां पे 0 हो रहा है तो पॉजिटिव रहेगा x ग्रेटर देन 0। पहले हम इसको ग्रेटर देन 0 रख के देखें किस नंबर के लिए पॉजिटिव है, तो वहां पे सिंपली ओपन कर देते हैं, तो वो x अपॉन में x हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे भैया 0 है, और जब x लेस देन 0 है तो मॉड माइनस के साथ ओपन होता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, या तो ये फॉर्मेट याद रखिए, या फिर 1 1 x कैंसिल हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 0, देखिए 0 के 2 साइड होते हैं ना, एक इस साइड और इस साइड, तो सिचुएशन दोनों साइड अलग अलग है, तो हमें दोनों मेंशन करनी पड़ेगी। x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वलिटी हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी पे फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है। अदरवाइज मॉड में हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन अलग होती है, लेस देन की अलग होती है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि इक्वलिटी की कंडीशन अलग डिफाइन है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है,
अदरवाइज मॉड में हम इक्वलिटी ग्रेटर देन के साइड ही लेते हैं, लेस देन में सिर्फ लेस देन लेते हैं, लेस देन इक्वल टू नहीं लगते हैं। क्यों नहीं रखते हैं यार? जैसे हमने मान लिया मॉड x प्लस 2 ले लिया, हम कहेंगे कि x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 0 और x प्लस 2 लेस देन 0 चेक करते हैं कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव, तो ग्रेटर देन में ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 पे क्या होता है कि वो पॉजिटिव ही आएगी, यानी x इक्वल टू -2, तो -2 रखोगे तो ये 0 देगा, वो 0 इसमें काउंट नहीं करेंगे, 0 नेगेटिव में नहीं आता इस वजह से, ठीक है। तो ग्रेटर देन में ही हमेशा इक्वलिटी लगती है। जब x ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, तो तीन सिचुएशन है। x ग्रेटर देन 0 है तो सिंपल +1 है, x इक्वल टू 0 पे भैया 0 है और x लेस देन 0 पे -1 है, ठीक है, क्योंकि मॉड माइनस के साथ। तो इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो ग्राफ इसका अच्छा होता है, बहुत सिंपल ग्राफ है। क्यों ग्राफ है? क्योंकि वो तीन ही जगह डिफाइन है, 0 पे वैल्यू, उसके बाद की वैल्यू और उसके पहले की वैल्यू। 0 पे वैल्यू वो एग्जैक्ट 0 दे रहा है, तो इसको हम अलग मार्क किए दे रहे हैं, ब्लैक कलर से आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है। 0 के बाद आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 के बाद वो हमेशा क्या देगा भैया? +1 ही देगा। मान लिया ये +1, तो वो हमेशा +1 ही रहेगा। और माइनस साइड में आ जाओगे तो -1, -2, -3, -4, ठीक है। आप 0 के बाद कोई भी नंबर, तो यहां पे देखिए ये ओपन सर्कल रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे तो 0 है, 0 के बाद वो +1 देगा, तो यहाँ पे ये ओपन रहेगा क्योंकि वो 0 दे रहा है, यहाँ पे 0 ऑलरेडी है। सेम यहाँ पे मान लिया ये -1 है, तो यहाँ पे ये ओपन रहेगा, ये ओपन है, ये ओपन सर्कल, और उसके बाद हमेशा कुछ भी रखोगे, नेगेटिव में कुछ भी रखोगे तो -1 है। सिंपल ग्राफ है इसका, 0 पर 0 है, +1 के लिए हमें प्लस के लिए हमेशा +1 है और माइनस के लिए हमेशा -1 है। इसकी डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें, डोमेन भी है, आप देखो x कहां से दे सकते हो, x हम सारे दे सकते हो भाई, x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0 सभी हैं, तो ऑल रियल। आउटपुट देखो कितना आ रहा है, y पे देखो कितना आ रहा है, इधर से देखोगे तो हमको सिर्फ +1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है और माइनस। ये लाइन एक्चुअल में आप जब इस साइड से देखोगे तो ऐसे देखो, आप समझ लो इस ये पूरी लाइन ऐसे देख लो तो पूरी लाइन दिख रही है, इस साइड से देखो तो सिर्फ एक पॉइंट ही तो दिखेगा। इधर से देखोगे तो हमको +1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है और -1 दिख रहा है, यानी ये क्या है? -1 0 प्लस। आगे देखते हैं, ये लास्ट पार्ट है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, जिनके रियल ग्राफ हमको देखने थे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्लस आपको 12th में भी मिलेगा। आपको 12th में ये क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी में मिलेगा और आपको इंटीग्रेशन में भी मिलेगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, अभी तक जितने भी पढ़े हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन सिंबल से, ये इसके अंदर दिखा देता है। तो जब ये शुरू हुआ है तो थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा टाइम लेंगे यहाँ पे, एक और एक्स्ट्रा बता देंगे नॉलेज के लिए आपके लिए। भाई नंबर क्या होते हैं? नंबर होता है, जैसे हमने लिख दिया 5.321, यानी नंबर क्या है हमारा? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है ना, ये हमारा कोई x है। तो यहाँ पे इन्होंने किया क्या है, इंटीजर और फ्रैक्शन को अलग अलग डिफाइन कर दिया, यानी कि इस इंटीजर को हम ऐसे लिखते हैं और फ्रैक्शन फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये है x, ठीक है। किसी भी नंबर को, ये नंबर था, किसी भी नंबर को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं, तो ये बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है, ऐसे लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो यहां से हमें पता चला एक फंक्शन ऐसे, जो ब्रैकेट्स है ना, इनके मतलब समझ लो आप, कहीं ऐसे लिखा है तो ये ऐसे, ये मत सोचिए कि धोखे से इसकी जगह पे इन्होंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए या ये बड़े ब्रैकेट्स क्यों लगा दिए। वो मेंशन भी करता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन फंक्शन। ये अभी नहीं है, आगे आएगा,
तो हम उसको भी समझाएंगे आपको, बट फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। दोनों सिंबल पता चल गए। ये फ्रैक्शन पार्ट देगा, जैसे हमने लिख दिया है 2.3। यहाँ पे अगर हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसका आउटपुट 2 आ जाएगा। क्यों आएगा, हम सारी चीज अभी देख रहे हैं। और अगर हमने सिंपली 2.3 इस ब्रैकेट में डाल दिया है तो वो 0.3 देगा। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं इस पे। तो ये चीज एक जनरल नॉलेज के लिए याद रखिए, फ्रैक्शन पार्ट भी होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होता है। अब अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो वो कैसे दे रहा है यहाँ पे समझ लीजिए। कुछ एग्जांपल लिखते हैं। -2 सिंपल, पहले 2.5 ले लेते हैं, 2.9 ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं, -3.5 ले लेते हैं, -4.9 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस में भी ले लिए कुछ और माइनस में भी ले लिए कुछ। अब अगर रियल एक्सिस पे बात करोगे, ये आउटपुट कितना देगा? तो यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, और फिर आता है 3, और हम है यहाँ पे 2.5। तो 2.5 लेस देन और इक्वल टू, दो से इस जो वैल्यू हमने रखी उससे कम ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो उससे कम 2.5 से पहले कितने इंटीजर हैं? 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2, सारे मिल जाएंगे। इधर क्या आएगा? -1 -2। तो कह रहा है 2.5 यहां था, इससे कम इंटीजर की बात कर, इससे कम या इसके इक्वल, यार ये तो इंटीजर है नहीं, तो इससे कम देखेंगे। इससे कम में ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। देखिए मैथमेटिकल समझ लीजिए, फिर हम आपको एक सिंपल तरीका बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे देखिए अब जरा 2.9 के पहले 2.9 यहाँ भी मिलेगा, तो 2.9 के पहले भी आपको सिर्फ यही सारे नंबर मिलेंगे इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2। तो इतना ध्यान रखिए, जितना जो इंटीजर पार्ट दिया है ना, जनरली वही देता है। जनरली क्यों बोल रहे हैं, हमेशा क्यों नहीं बोल रहे हैं? सिचुएशन क्या है? जैसे यहाँ पे 0.5 आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसके पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर यही है, तो वैल्यू क्या देगा? 0। इस सिचुएशन में आ जाएगा। 3.5 की वैल्यू कितनी आएगी? -4। -4 कैसे आ गई? ये चीज समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं कहता जनरली। क्यों? यहाँ पे देखिए 0, -1, -2, -3, -4। -3.5 कहां मिलेगा? -3.5 यहां मिलेगा। हमने कहा था लेस देन उस नंबर, ये -3.5 है, तो 3.5 से कम इंटीजर क्या है? -4 है, -5 है, उन सब में इधर पूरे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, उन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है? -4। तो -4 आता है। ठीक, इसको इस तरीके से याद रखोगे, थोड़ा सा लेंदी लगता है हमको। आप बस इतना ध्यान रखिए, जो ये तरीका बताने जा रहे हैं इससे आप कभी नहीं भूलोगे। आप 2.5 कहां होगा? 2 और 3 के बीच में होगा कि नहीं होगा? इतना पता है। बस आप नंबर देखो किन दो इंटीजर्स के बीच में, तो पीछे वाला इंटीजर होता है हमेशा। तो 2.5 के 2 और 3 के बीच में मतलब 2 देगा। 2.9 2 और 3 के बीच में मतलब 2 देगा। 0.5 0 और 1 के बीच में, 0.5 0 और 1 के बीच में, तो भैया 0 देगा। 3.5 माइनस का 3.5 -4 और -3 के बीच में होगा, तो भैया -4 देगा। हमेशा पीछे वाला इंटीजर देता है। जिन दो इंटीजर्स के बीच में ये नंबर है, हमेशा पीछे वाला इंटीजर देता है। अब एग्जैक्ट नंबर दे दिया हो भैया, मान लिया हमने कह दिया, अब ये देखिए -4.5 किसके बीच में होगा? -5 और -4 के बीच में होगा, तो हमेशा क्या है? पीछे वाला इंटीजर -5 आएगा। अगर हमने ऐसे दे दिया एग्जैक्ट 3.0 दे दिया, तो ये किन्हीं दो इंटीजर के बीच में नहीं है, ये एग्जैक्ट इंटीजर है, तो ये एग्जैक्ट वही इंटीजर दे देगा, लेस देन और इक्वल टू। यानी अगर आप इसकी बात करोगे तो 3 के पहले 2 1, तो यहाँ इंटीजर है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर मान लिया 3.5 होता तो उसके पहले इंटीजर सबसे बड़ा कौन सा है? वो 3, और यहीं से इंटीजर है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो वो एग्जैक्ट 3 आ जाएगी। ऐसा समझ लो इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू दे देगा। बस इसमें यही फंडा याद रखना है, जिन दो इंटीजर्स के बीच में पीछे वाला छोटे वाला दोनों में इंटीजर। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? ग्राफ देखने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम कह रहे हैं अच्छा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। अब 0 और 1, ये 0 है, 0 और 1 के बीच में हो तो हमेशा आउटपुट क्या आता है? पीछे वाला इंटीजर 0 ही आएगा। यानी 0 हो या 0 से
1 के बीच में हो तो हमेशा 0 ही रहेगा वाई, लेकिन जैसे ही 1 रखोगे, जैसे ही 1.0 रखोगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा, फट से 1 दे देगा। तो ये फटाक से 1 आ गया। अब 1 कब तक रहेगा, जब वो 1 और 2 के बीच में रहेगा, यानी वो 1 और 2 के बीच में हमेशा क्या देगा, जैसे ही 2 रखोगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 2। 2 कब तक रहेगा, 3 के पहले तक। 3 पे एग्जैक्ट कितना दे देगा, 3। 3 कब तक रहेगा, 4 के, ऐसे चलता चला जाएगा। देखने में अच्छा लगता है, सीढ़ियों टाइप को लगता है, स्टेप अप फंक्शन इसको समझ सकते हैं। यहां पे देखिए एग्जैक्ट ऐसे रहेगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। हमने बता दिया क्यों इन दोनों के बीच में रहोगे तो आउटपुट -1 आएगा, इन दोनों के बीच में रहोगे तो -2 आएगा। ये सारी चीजें मैंने बता दी है, पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं इसकी डोमेन की और रेंज की। डोमेन में देखो हम क्या इनपुट दे सकते थे, हम सारे नंबर दे सकते थे, एक्स की कुछ भी वैल्यू रख सकते थे, आउटपुट आता है तो ऑल रियल। वाई पे देखो क्या क्या मिल रहा है, वाई पे इधर से देखोगे ना तो हमको ये पॉइंट से पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, ऐसे ये समझ लो, ये आपको दिख, ये आपको इधर लाइन दिख रही है, लेकिन आप इस साइड से वाई पे देखोगे तो सिर्फ यही पॉइंट दिख रहे हैं। कौन कौन से, सिर्फ इंटीजर, क्या है, जेड, इंटीजर वैल्यू से इंटीजर ही देगा, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। चलिए आज की वीडियो में इतने रखते हैं, आगे जो है वो आपकी एक्सरसाइज बची है 2.3। उसके पहले अलजेब्रा ऑफ फंक्शन है, 2 फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, अब आपको नहीं पढ़ना है, वो रिड्यूस सिलेबस में है, आप देखिए जाके वो चीज हटा दी गई। तो अभी अब हम एक्सरसाइज करेंगे 2.3। इसके बाद में बस आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से, 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। उसमें खासकर आपको मॉड पे ध्यान देना है, मॉडुलस फंक्शन पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे ध्यान देना है, और पॉलिनोमियल, ये 3 फंक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। बाकी चीजें तो धीरे धीरे आ ही जाएंगी, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे भी मिलेंगी और अच्छे लेवल पर मिलेंगी, ठीक है। तो सेफ रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।